हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं, दैट इज आवर WHO। आप सभी को अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो इस टाइम पे सबसे बड़ा मेन रोल अदा करने वाली कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO रहती है। हमने लास्ट लेक्चर में यूएनओ के बारे में पढ़ा था, आप सभी को पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइड है, डिटेल में मैंने उधर यूएनओ के बारे में आपको बताया। अब जो आपके बाकी टॉपिक है, मेरे एंड से कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 2 दिन में आपके ये जो 4 टॉपिक और बच जाते हैं, इन्हें भी मैं कंप्लीट कर दूं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को पता है कि आपका जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, 20 नंबर के 23 सेक्शंस हैं। तो 23 सेक्शंस आप कह सकते हो सभी अपने अपने में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट है। तो मैं आपको वो ही कंपोनेंट कराऊं जिससे आपके इसमें आप इस कंपोनेंट में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सको। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। वो 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। अब उसके बाद ही मैक्सिमम आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन दैट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। नाम में ही इसका छुपा है हेल्थ। तो ये क्या देखती होगी? हेल्थ। अगर किसी भी देश में महामारी आ जाती है, किसी भी अगर दुनिया में महामारी आ जाती है, तो वो संभालने वाला, उसकी देखरेख करने वाला, उसके ऊपर डिसीजन लेने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। होप सो इतना भी क्लियर। अब ये बनी कब? अब आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में 1945 में यूएन की स्थापना हुई। तो उधर से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। व्हेन डिप्लोमेट्स मीट टू फॉर्म द यूएन इन 1945, वन ऑफ द थिंग दे डिस्कस्ड वाज सेटिंग अप ए ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब उस टाइम पे डिप्लोमेट्स, उस टाइम पे जब नेशंस 51 नेशंस मैंने आपको बताया था मिले थे, जब वो मिले, उन्होंने उस मीटिंग के दौरान ये भी बोला हमें यूएन के साथ साथ एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर देखे। आप सभी को पता है कि पहले चिकन पॉक्स की महामारी आई, प्लेग की महामारी आई, और भी बड़ी महामारी आई। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो हेल्थ की ओर ध्यान दे, जो स्पेसिफिकली हेल्थ की ओर ध्यान दे। तो वो उन्होंने 1945 में सोचा था। तो इसी के फलस्वरूप WHO कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948। 1945 में सोचा था, लेकिन बनाते बनाते 3 साल लग गए। तो कब वो आई काम करने? तो 1948 में वो स्टार्टेड फ्रॉम 7 अप्रैल, अ डेट वी नाउ सेलिब्रेट एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपसे पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है 7 अप्रैल। हमने पढ़ा था यूएन डे कब बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो इधर हेल्थ डे की बात करें तो 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को ये बनाया जाता है। अब जो WHO को हेड कौन करने वाली कंट्री, हेड कौन करता है, इसके हेड कौन रहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? दैट इज डायरेक्टर जनरल। अभी मैं आपको नीचे भी मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर डाटा भी बनाया हुआ है। जो इसका करंट डाटा है वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन है इनके डायरेक्टर जनरल, कौन उसके नीचे सब्स्टिट्यूट रहते हैं। तो वो सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। घबराने वाला कुछ नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूं बस उसे पकड़ो, उसे लिखो, और ये PDF भी आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन साथ में बता देता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इतना प्रोत्साहित नहीं। तो मेरी ओर से तो यही सजेशन है कि आप सब अपने नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ। तो इसके हेड कौन रहते हैं? दैट इज डायरेक्टर जनरल। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेविया में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो हमने पढ़ा था यूएन का न्यूयॉर्क में था, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे आ गया? जेनेविया में आ गया। और WHO के कितने मेंबर थे? दैट इज 194। हमने पढ़ा था यूएन में 193 थे, अब 193 तो इसमें है। हमने यूएन में पढ़ा था उसमें 193 मेंबर्स है, लेकिन अगर हम WHO की बात करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा मेंबर है। 193 नेशन तो उसमें है, लेकिन एक +1 है। जो ये +1 है, आपका ये टारगेट रहा। आपने अब सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ये जो आपका एक एक्स्ट्रा कंट्री है जो यूएन की मेंबर नहीं है लेकिन WHO की मेंबर है, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बात करते हैं, द सीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट वाज डिजाइन्ड बाय द स्विस आर्किटेक्ट जीन आपका तेस्मोनी एंड इनॉग्रेटेड इन 1966। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो WHO है उसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे? जिनेविया में, ठीक है। अब
बड़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जिनेविया में उसका हेडक्वार्टर है तो उसे डिजाइन करने वाला कौन है। तो उसे डिजाइन करने वाला द स्विस आर्किटेक्टर है, डेट इज जिनका नाम है जीन टेस्कोमी। उन्होंने 1966 में से डिजाइन किया था और इनॉग्रेट किया था। आगे बात करते हैं द करंट डायरेक्टर जनरल। अभी मैंने आपको बताया कि जो हेड रहता है, जो अध्यक्ष रहता है डब्ल्यूएचओ का, डेट इज डायरेक्टर जनरल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट डायरेक्टर जनरल है डेट इज डॉक्टर टेड्रस एडोनोमन। ठीक है, तो ये आपने नाम याद रखना है। जो करंट डायरेक्टर जनरल है, अध्यक्ष है, हेड है डब्ल्यूएचओ के। अब इनका टाइम पीरियड रहता है 5 ईयर्स। आपने याद रखना है डब्ल्यूएचओ का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, उसका टाइम पीरियड रहता है 5 साल। 5 साल के लिए वो बनते हैं। आगे आप उनका एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ टेन्योर 5 साल का ही रहता है। अब ये बने कब थे? 2017 में बने थे। आप कह सकते हो कि नेक्स्ट ईयर ये इनका जो टेन्योर है ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार जरूर अपने आप को चेक कर लेना कि हाँ हमारे जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है कौन है। तो 2022 तक तो टेड्रस एडोनोमन है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑन मई 2019। अब देखो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं इंडिया के रिलेटेड, हमारे नेशन के रिलेटेड होते हैं, तो वो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करके जाने, क्योंकि एग्जामिनर आजकल करंट अफेयर्स में यही पूछता है। तो कहता है ऑन मई 19 2020 India was elected by the 73rd World Health Assembly to the Executive Board of the World Health Organization for 3 years. Union Health Minister Harshvardhan took charge as the chairman of the WHO Executive Board on May 22. अब ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा ये अपने में बहुत बड़ी उपाधि है हम सबके लिए। आप सभी को बता दूं कि 2020 में मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किया था, आप सभी को याद होगा अगर, तो इंडिया को 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया फॉर 3 ईयर्स। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्हें इसका चेयरमैन चुना गया। तो इनसे पहले कौन था? हिरोकी नुक्तानी ऑफ जापान। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड किन्हें चुना गया था? तो इंडिया को चुना गया था और इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे, दैट इज हर्षवर्धन। द थीम फॉर 2020 वॉज द ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। तो ठीक है, तो आपने याद रखना है जो इसका थीम था दैट इज ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। तो 2020 का ये थीम था। इधर मैं 2021 का डालना भूल गया, तो इधर मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उससे पहले मैं इधर लिख दूंगा, तो आप इधर नोट डाउन कर लीजिए जो जो नोट्स बना रहे हैं। 2021 का था बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, एक साफ सुथरा फेयर एंड एक तंदुरुस्त वर्ल्ड बनाने का इनका मेन थीम था 2021 का। The organization has more than 7,000 people working in 150 country offices। मैं बता दूं आपके जो WHO के टोटल ऑफिसेज है अराउंड 150 हैं, और टोटल रीजनल ऑफिसेज की बात करें तो 6 हैं। तो 6 रीजनल ऑफिसेज की बात करेंगे हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो WHO ने क्या किया है, पूरे देश पूरी दुनिया को 6 हिस्सों में बांटा हुआ है। इन 6 हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे, हम ये पढ़ेंगे। यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जैसे बताया WHO मेंबर स्टेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 रीजन्स, ईच रीजन हैज अ रीजनल ऑफिस। तो हर एक रीजन का रीजनल ऑफिस है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में इंडिया लाया करता है। तो पहले हम 6 के 6 पढ़ लेते हैं। आपके 6 रीजन आते हैं अफ्रीका, वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न मेडिटेरियन, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। ये 6 आपके आ जाते हैं रीजन्स। ये आपके 6 रीजन्स आ जाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो इंडिया किस में लाया करता है, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडिया कौन से रीजन में लाइक करता है, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया का ही हेडक्वार्टर इंडिया में है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। ये चीज आपने याद रखनी है। तो न्यू दिल्ली में है उनका हेडक्वार्टर, ये चीज आपने याद रखनी है। तो साउथ ईस्ट एशिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। होप सो अभी तक मैंने जितना आपको बताया इतना क्लियर होगा। ये आपके 6 रीजन है, बस 6 रीजन के आप नाम याद कर लो। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करो, अगर आप यूपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी करो, तो उसमें आपको ये हेडक्वार्टर्स भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल आता है। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो साउथ ईस्ट एशिया का ही आप याद रखिए, दैट इज इन इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन में लाइक करता है। अब आगे हम बात करते हैं हाउ इज द WHO फंडेड। अब जो WHO है उसके पास पैसा कहां से आता है? ये थोड़ी है कि नोट छापती है, नोट नहीं छापती, उसे फंडिंग मिलती है। कहां से मिलती है, किन किन जरियों से मिलती है, कौन कौन इसका सबसे बड़ा फंडर है जो इन्हें फंड प्रोवाइड करता है, कौन है, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो बात करते हैं दे आर द 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट मेक अप द फंडिंग फॉर WHO।
तो 4 तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज असेस्ड कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, असेसमेंट की जाती है, हर एक कंट्री को परखा जाता है, उनकी प्रॉपर जीडीपी को देखा जाता है, उधर प्रॉपर इंप्लॉयमेंट को देखा जाता है, उधर पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स की जितनी भी टर्म्स है ना आपकी, वो सब कुछ उधर देखी जाती है कि हाँ वो देश कितना वेल्दियर है, कितना पैसे वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी रेशो के अकॉर्डिंग उन्हें बोला जाता है आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे, तो उससे हम बोलते हैं असेस्ड कंट्रीब्यूशन। ये मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया और बाकी इधर अंग्रेजी में लिख दिया, जो अंग्रेजी में तेज है वो इसको समझ सकते हैं। तो असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आर द ड्यूज कंट्रीज पे इन ऑर्डर टू ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द अमाउंट ईच मेंबर स्टेट मस्ट पे इज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द कंट्रीज वेल्थ एंड पॉपुलेशन, उसकी वेल्थ और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी उसकी पर कैपिटा इनकम है, कितनी उसकी जीडीपी है, एंड जितने भी आपके इकोनॉमिक टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बोला जाता है कि आपका इतना ड्यू बनता है तो हमें ये दीजिए, तो वो हम कंट्रीब्यूशन लाएंगे असेस्ड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज योर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आपको नाम से पता चल रहा है, आप इधर पढ़ सकते हो, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम द मेंबर स्टेट और फ्रॉम अदर पार्टनर, दे कैन रेंज फ्रॉम फ्लेक्सिबल टू हायर एयरमार्क। मतलब अपनी जो उनकी असेस्ड कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन अगर वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास बड़ा पैसा है भाई साहब मुझसे ले लीजिए, तो वो उसके लिए हम बोलेंगे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो होप सो आपको मैंने ये जो 2 फंड्स के तरीके बताए इतना क्लियर होगा। 4 है अभी मैंने बताया, तो घबराओ मत, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं 2 में से आपने पहले एक चीज सुन लो, सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइड करने वाला कौन है, तो सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइड करने वाला है यूएसए। अब जब कोरोना आया तो यूएसए ने धमकी दे दी कि हाँ हम आपको फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप चाइना का साथ दे रहे हो। माना जाता है कि जहां से वो वायरस फैले, कोई भी वायरस अगर आता है ना, जहां से वो वायरस फैले हमने उसका नाम देना होता है, लेकिन उन्होंने किसका नाम दिया, कोविड का नाम दिया। उसको कोविड नाम नहीं बनता था, उसे नाम बनता था कि जो चाइना वुहान से फैला तो वुहान का उसके नाम दिया जाए, क्योंकि महामारी उधर से फैली है। तो फिर भी यूएसए ने बोला कि हाँ WHO जो है वो मिली हुई है, उनकी मिली भगत है चाइना के साथ, तो उसके कारण उन्होंने इसकी फंडिंग भी रोक दी। तो उसका इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं इसके ऊपर, अभी भी आप कह सकते हो कि फ्रीज की हुई उन्होंने इसकी फंडिंग। तो आगे बात करते हैं कोर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो आपसे यही पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला कौन सा देश है, दैट इज यूएसए, ये चीज याद रखना। अब आता है कोर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। ये कोर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन हो गया अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें फंड की कमी है, जहां पे फंड में मतलब एक तरह से पैसों की कमी है। एक हमने स्पेसिफिकली WHO को पैसा नहीं दिया, लेकिन वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रही थी, उधर उन्हें पैसों की कमी लगी, तो उस टाइम पे जब आप कंट्रीब्यूशन करोगे दैट इज नोन एज अ कोर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। अलो लेस वेल फंड एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी जो लेस फंड है, to benefit from a better flow of resources and ease implementation of bottlenecks that arise when immediate financing is lacking। ठीक है, तो जो फाइनेंस से जूझ रहा होगा एक्टिविटी, उसमें जब आप पैसा डाल दो, दैट इज आवर कोर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज पेंडेमिक इन्फ्लुएंस प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन। अब ये मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म है ये 2011 में ही आई है, ये एक कंट्रीब्यूशन आई तो 2011 में से लागू किया गया था। इसमें क्या बोला, टू इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन द शेयरिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस विद ह्यूमन पेंडेमिक पोटेंशियल। तो जितने भी आपके इन्फ्लुएंजा वायरसेस है ह्यूमन पेंडेमिक पोटेंशियल के कारण फैल रहे हैं, उसके कारण कुछ इन्होंने फंडिंग के लिए उसके बारे में जो उसके ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी, इस कारण जो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी उन्हें बोलेंगे पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन। एंड टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू वैक्सीन्स एंड अदर पेंडेमिक रिलेटेड सप्लाईज। तो ये था कुछ इसका 4 तरह की फंडिंग। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइड करने वाला कौन है, सर ईशान सर ने बताया था यूएसए है। सबसे ज्यादा फंड यूटिलाइज करने वाला कौन है, सर इट इज अफ्रीका। अफ्रीका में आपको पता है कि बहुत ज्यादा बीमारियां थी पहले, तो सबसे ज्यादा पैसा अगर लगता है कौन से नेशन पे लगता है, कौन से कॉन्टिनेंट पे लगता है, दैट इज अफ्रीका। अगर सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन सा देश है, कौन सा नेशन है, दैट इज यूएसए। होप सो इतना क्लियर होगा आपको, एग्जाम के रिलेटेड इतना ही रेलिवेंट है, इतना ही आप पढ़ के जाइए, आपको इधर से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो गाइज आज का अपना हम वीडियो इतना ही रखते हैं। मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि आने वाले 2 दिन में आपका जो टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट कर दूं। आपको यूएनओ की तो मैंने पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी, तो WHO की मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का हम अपने वीडियो इतने ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए,
इस चैनल को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। तो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।